हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। सिमेंटिक HTML से आपका कोड रीडेबल, SEO फ्रेंडली और एक्सेसिबल बनता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिगनर्स के लिए, तो इसको मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिमेंटिक का मतलब क्या होता है। सिमेंटिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड या सेंटेंस जिसका कुछ मीनिंग हो तो उसको सिमेंटिक बोलते हैं बेसिकली। तो HTML में सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिफाइन करते हैं उस एलिमेंट का मीनिंग। ब्राउज़र को भी और डेवलपर को भी, दोनों को ये समझ में आता है कि उसका मीनिंग क्या है जो मैंने एलिमेंट लगाया है। तो जैसे कि हमारे पास अब बहुत सारे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे हम पहले ही डिव और स्पैन से सारी चीज़ें करते थे, बट अब सिमेंटिक एलिमेंट्स आ गए हैं, जैसे कि हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शंस। तो ये सब सिमेंटिक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें सिमेंटिक क्यों लिखने हैं। ये काम तो हम डिव लगा के भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव क्लास हेडर और मैं नीचे लिखता हूँ एक हेडर, तो ये दोनों में क्या फ़र्क है। ये मैं तो डिव लगा के भी सेम काम कर सकता था, तो मेरे को एक ये हेडर का अलग से एलिमेंट क्यों लगाना है, ये क्यों ऐड करना है इसको मुझे। तो बेसिकली इसको ऐड करने से फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले तो ये कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। तो होता क्या है कि अगर मैंने कुछ लिखा है और दूसरा डेवलपर मेरे कोड को देख रहा है, तो वो क्लियरली देख के समझ पाएगा कि ये हेडर है, तो इसके अंदर कुछ हेडर की चीज़ बनी है। और अगर वो फुटर लगा है तो वो समझ पाएगा कि ये पेज का फुटर है और इसके अंदर कुछ फुटर से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं। तो ये तो एक चीज़ होती है कि कोड की रीडेबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। दूसरा होता है SEO को भी इन्हेंस कर देता है साथ में। जैसे कि जो अपने सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि गूगल, तो वो सिमेंटिक टैग्स को प्रेफरेंस देता है अपने सर्च के टाइम पे। जब वो उनको इंडेक्स करता है, क्रॉल करता है, तो उस समय पे वो इन सिमेंटिक टैग्स को प्रेफरेंस देता है अपने सर्च रिजल्ट के ऊपर। तो ये लगाने से आपकी SEO बेटर हो सकती है। तो ये दूसरा रीज़न है इनको यूज़ करने का, कि आपकी SEO इन्हेंस हो सकती है। तीसरा रीज़न जो बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि है एक्सेसिबिलिटी। ये आपकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो होता क्या है कि जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं उनको ये समझ आ पाता है कि जो आपने हेडर के अंदर लिखा है वो हेडर का पार्ट है। तो अगर आपने फुटर लिखा है तो वो स्क्रीन रीडर्स जो होते हैं वो ये समझ पाते हैं कि वो अच्छा ये कंटेंट फुटर में लिखा है, तो वो बेटर रिप्रेजेंट कर पाते हैं आपके कंटेंट को। तो इसलिए ये एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास होता है एक हेडर। अब हेडर बेसिकली किसी पेज का भी हेडर हो सकता है या किसी सेक्शन का भी हेडर हो सकता है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ सबसे पहले, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आप इसको मान के चलो कि ये एक वेब पेज है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है हेडर, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं नैव, एंड देन यहाँ पे सेक्शन और आर्टिकल है, और यहाँ पे आता है असाइड। अब ये सब कैसे काम करते हैं मैं सब बताऊँगा, बट सबसे पहले मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले एक हेडर आ रहा है। तो बेसिकली आपके वेब पेज का एक हेडर हो सकता है और आपके वेब पेज का एक फुटर हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने भी सबसे पहले एक हेडर लगाया है और इस हेडर के अंदर हम एक हेडिंग डिफाइन कर रहे हैं, जिस पे हम बोल रहे हैं H1, और इसको मैं बोल देता हूँ मेन हेडिंग। ऐसे लिखते हैं मेन हेडिंग, ठीक है। तो ये हमारी बन गई पहली हेडिंग। अब हेडर टैग के अंदर हम टिपिकली डिफाइन क्या करते हैं, हम टिपिकली जो चीज़ें हम बताते हैं, सबसे पहले तो हम कोई हेडिंग बता सकते हैं अपने हेडर के ऊपर, या हम अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, या कोई आइकन लगा सकते हैं, या फिर हम नेविगेशन कर सकते हैं, या कोई ऑथर के बारे में कोई अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम वो भी दे सकते हैं। बट जो कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो कि है लोगो या फिर कोई आइकन और नेविगेशन, तो ये हम मेजरली यूज़ करते हैं हेडर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लगा दिया, आप इसको कंपनी का नाम की तरह कंसिडर कर सकते हो। देन इसी के साथ एक और टैग आता है सिमेंटिक का, जिसको हम कहते हैं नैव। अब ये नैव का मतलब होता है नेविगेशन। तो नेविगेशन हमेशा हेडर के अंदर होती है। तो यहाँ पे ये एक मीनिंगफुल चीज़ है कि नेविगेशन को हमने बोला नैव। तो इसके अंदर मैं एक नेविगेशन जनरेट कर लेता हूँ फटाफट ऐसे करके, और इस पर लिख देते हैं होम, और अभी के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ हैश।
हैश का मतलब है कि ये कहीं नहीं जाएगा, मैंने कोई यूआरएल इसमें दिया नहीं। तो अभी इसको हम कर देते हैं अबाउट अस, इसको भी हैश छोड़ देते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस लेट्स से। तो मैंने ये करा और मैं कर रहा हूँ अपना सर्वर को स्टार्ट। तो आप देखोगे कि ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया है। अब जो चीज़ मैंने डिव में लिखी थी और जो चीज़ मैं सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर लिख रहा हूँ वो एग्जैक्टली सेम ही रेंडर हो रही है विदाउट CSS। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये टैग लगाया है तो कुछ अपने आप हेडर बन जाएगा पेज के ऊपर और वो अपने आप दिखने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब डिफ़ॉल्ट ही दिखेगा, आपको इस पर CSS लगा के ही इसको ठीक करनी पड़ेगी। टैग्स का बेसिक मतलब ही ये सिमेंटिक लगाने की मतलब मेन पर्पस ये है कि हम जो कुछ बना रहे हैं वो मीनिंगफुल बनाए, ताकि SEO को भी ये समझ में आए कि ये जो पेज क्रॉल किया था इसका हेडर क्या है, फुटर क्या है, और डेवलपर्स को भी समझ में आए और इवन स्क्रीन रीडर्स को भी समझ में आए। तो इसके लिए हम सिमेंटिक यूज़ कर रहे हैं, बट ये स्टाइलिंग खुद से कुछ नहीं देगा। अभी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, तो आप देखोगे एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे हेडर टैग लग गया है। हेडर के अंदर एक मैंने H1 से एक हेडिंग ऐड कर रखी है और एक नेविगेशन ऐड कर रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है हेडर, और ये नेविगेशन भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो जिस तरीके से हेड है, अब इससे भी पहले एक बात, क्या मैं हेडर के अंदर एक और हेडर यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, ये अलाउड नहीं है। अगर आप हेडर के अंदर हेडर लगाते हो तो ये W3C में एरर देता है। चलो फटाफट से चेक कर लेते हैं W3C वैलिडेटर, और यहाँ हम चले जाते हैं अपने इनपुट के अंदर और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो अब आप देखोगे एरर आ गया है। वो कह रहा है कि हेडर के अंदर हेडर नहीं हो सकता, तो ये अलाउड नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा आप फुटर के अंदर हेडर नहीं डाल सकते, और एक एड्रेस करके एक टैग आता है उसके अंदर भी आप नहीं डाल सकते। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे हमारे पास हेडर था वैसे ही हमारे पास आता है एक फुटर। तो मैंने फुटर बनाया, ये भी सेम तरीके से जैसे हेडर बनाया था वैसे ही फुटर बनाया। अब फुटर के अंदर क्या चीज़ें होती है, जैसे हमने हेड रखा था, हेड के अंदर हम नेविगेशन और ये सब बताते थे, उसी तरह हम फुटर के अंदर कुछ टिपिकली कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि कॉपीराइट का इन्फॉर्मेशन हो गया कोई, या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, साइट मैप हो गया, बैक टू टॉप के कुछ लिंक हो गए, या कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट्स हो गए या और फर्दर लिंक्स हो गए जो हमारी वेबसाइट में नेविगेट करने के काम आते हैं। तो ये सारी कॉमन चीज़ें होती है जो फुटर के अंदर हम डाल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही डाल सकते हैं और कुछ नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन का कोई फॉर्म देना है लेट्स से, तो आप वो दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इन जनरल यूज़ करा जाता है फुटर्स के अंदर। तो हमने एक फुटर का एक ये बना लिया टैग, और उसके अंदर लेट्स से मैंने लिख दिया ऐसे ऑथर ललित, और मैंने एक ईमेल भी डाल देता हूँ यहाँ पे एक फटाफट। तो लेट्स से मैंने लिख दिया test@test.com, और मैं यहाँ पे एक लिंक ऐड कर रहा हूँ जिसमें एक और प्रॉपर्टी होती है मेल टू कोलन ये। तो इससे होता क्या है बेसिकली, मेल टू लगाने से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पे ऑटोमेटिक एक विंडो खुल जाएगी। अगर आपका ईमेल क्लाइंट सेटअप है आपके सिस्टम पे, जैसे कि आउटलुक हो गया, अगर वो आपके सिस्टम पे सेटअप है तो वो उसके अंदर एक मेरे को एरिया खोल के देगा जहाँ पर ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड होगी, आपको सिर्फ मैसेज लिख के सेंड करना होगा। तो ये भी एक HTML की चीज़ होती है कि जब मैं आके यहाँ पे इस पर से क्लिक करता हूँ तो वो एक मेल टू से एक मॉडल ओपन करेगा और उसके ऊपर मेरे को ये ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से मेल लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम फुटर के पार्ट पे रखते हैं बेसिकली। तो ये होता है फुटर। तो जैसे हेडर है, जैसे फुटर है, वैसे ही होता है एक सेक्शन। अब सेक्शन क्या चीज़ होती है? सेक्शन बेसिकली आप इसको डिव की तरह कंसीडर कर सकते हो। जैसे डिव एक रैप करता था सारी चीज़ें अपने अंदर, उसी तरीके से सेक्शन भी अपने अंदर सारी चीज़ें रैप कर सकता है। बट इसकी कुछ गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले मैं सेक्शन में कुछ नहीं डाल रहा, एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, और मैं इसको सबसे पहले W3C में चेक कर रहा हूँ जाके कि क्या एरर आता है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो आप देखोगे ये एरर नहीं है, वार्निंग है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको H2 से H6 के बीच में कोई हेडिंग लगानी चाहिए इसके ऊपर। तो ये वार्निंग दे रहा है, ये एरर नहीं है, आप इसके बिना कर सकते हो।
बट रिकमेंडेड ये है कि आप जब भी सेक्शन लगाओ तो उसके अंदर आप एक हेडिंग प्रोवाइड करो। H2 से H6 के बीच में कोई भी हो सकती है, H1 नहीं यूज़ करो, बेटर है, क्योंकि H1 हो सकता है आपने पहले यूज़ कर लिया हो। तो कंसीडर यही होता है कि H2 से H6 के बीच में हो। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, सेक्शन हेडिंग, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये पूरी तरीके से वैलिड है। अब आप देखना कोई वार्निंग नहीं है, सब कुछ निकल चुका है, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों हुआ, इसने क्यों बोला कि ये होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप 4-5 चीज़ों को रैप कर रहे हो तो उसका एक टाइटल होना चाहिए, एक हेडिंग होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें है क्या जो मैं बता रहा हूँ। जैसे क्योंकि हम सब कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं, सिमेंटिक्स का तो मतलब ही है ना कि सब कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। तो सेक्शन बनाया, सेक्शन का मतलब हम रैप कर रहे हैं कुछ, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के कुछ एक बना रहे हैं, तो उसका कुछ एक हेडिंग होगा कि क्या है ये सब। तो इसका मैं एग्जांपल आपको लाइव भी दिखाऊंगा आगे चल के कि कैसे डिफाइन होती हैं सारी चीज़ें, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि सेक्शन में एक हेडिंग डालनी ज़रूरी है, उसके बिना ये काम नहीं करेगा। तो मैंने एक हेडिंग ऐड कर दी है और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने हेडिंग ऐड कर दी, मैं इसके ऊपर कुछ पी टैग लिख सकता हूँ, लेट्स से मैंने कुछ डमी टैग्स डाल दिया, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसकी जो मेन रिस्ट्रिक्शंस है वो ये है कि सेक्शन के अंदर एक हेडिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या मैं सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन को यूज़ कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ, ये पूरी तरीके से वैलिड है। बस एक ही पॉइंट है कि आपको इसकी हेडिंग दे के रखनी है, सेक्शन 2 हेडिंग। तो अगर मैं ये लिख के चेक करता हूँ तो आप देखोगे ये पूरी तरीके से वैलिड है। आप सेक्शन के अंदर सेक्शंस को यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे सेक्शन होता है उसी तरीके से एक और यहाँ पे HTML का टैग होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल। अब ये आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल बेसिकली यूज़ होता है तुम्हारे फॉर्म पोस्ट के लिए या ब्लॉग पोस्ट के लिए, या कोई न्यूज़ है या कोई स्टोरी है, उसके लिए हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट टैग होता है। तो बेसिकली आप इसको रीयूज़ कर सकते हो इस आर्टिकल को, और कहीं भी रीयूजेबल हो सकता है ये आर्टिकल। तो ये मतलब इंडिपेंडेंट टैग समझ लो आप इसको, ये पूरी वेबसाइट से इंडिपेंडेंट है, आप इसको कितनी भी बार और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो और ये मेजरली यूज़ होता है आपके ब्लॉग्स के लिए, न्यूज़ के लिए, या कोई फोरम है उनके लिए ये मेजरली यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सेम वही अपना हेडिंग डालते हैं। अब यहाँ पर भी हेडिंग डालनी ज़रूरी है। अगर मैं अभी इसको ऐसे ही का ऐसे ही चेक करूँ तब आप देखोगे यहाँ पर भी एक मेरे को वार्निंग आ रही है कि आपको एक हेडिंग डालनी चाहिए, H2 से H6 के बीच में कोई भी हो सकती है वो। अब इसका भी सेम फंडा है कि आप अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो ब्लॉग का टाइटल क्या है, ब्लॉग की हेडिंग क्या है, वो बतानी तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए लॉजिकली इसमें भी आपको एक हेडिंग ऐड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने हेडिंग ही नहीं डाली तो फिर कोई मीनिंग नहीं बचता उस बात का। तो लेट्स से मैंने एक हेडिंग ऐड कर दी, हेडिंग इनसाइड आर्टिकल, मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं जाके इसको चेक करता हूँ अपने W3C में तो आप देखोगे ये पूरी तरीके से वैलिड हो गया, और यहाँ भी आप देखोगे तो ये डिस्प्ले होने लग गया। तो मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे एक हेडर बना है, हेडर के अंदर एक नैव है, नैव हेडर के बाहर एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन है, ये कितने भी लेवल डीप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आर्टिकल है, उसके अंदर भी एक हेडिंग है, देन एंड में फुटर है। तो अब अगर मैं ये कोड किसी को भी दे दूँ तो उसको देख के समझ में आएगा कि अच्छा ये हेडर है, ये मेरा एक सेक्शन है, ये मेरा एक आर्टिकल है, और ये मेरा एक फुटर है। तो ये बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या मैं आर्टिकल के अंदर सेक्शन यूज़ कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। क्या मैं सेक्शन के अंदर आर्टिकल यूज़ कर सकता हूँ? यस, आप ये भी कर सकते हो। दोनों तरीके से वैलिड है, आप दोनों को एक दूसरे के अंदर यूज़ कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड है। तो जैसे सेक्शन और आर्टिकल है, इसी की तरह एक और आता है, उसको कहते हैं मेन। अब ये मेन क्या काम करता है? बेसिकली मेन ये डिफाइन करता है कि आपके पेज का मेन कंटेंट कौन सा है। एक तो आपका हेडिंग हो गया, एक आपका फुटर हो गया, एक आपका सेक्शन हो गया, एक आर्टिकल हो गया। बट मेन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके वेब पेज का मेन कंटेंट कौन सा है, तो वो ये मेन बताता है। मेन टिपिकली यूनिक होना चाहिए आपके हेडर और फुटर से, या असाइड से भी बेसिकली।
वो इसलिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो कि हेडर में फुटर में, तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो मेन होता है उसमें कोशिश ये करी जाती है कि वो हमेशा यूनिक होए, ठीक है। और मेन एक पेज के अंदर एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये होगा तो फिर ये एरर देगा। अगर मैंने 2 मेन यहाँ पे लगा दिए हैं तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये एरर देगा मेरे को, और ये कहेगा कि मोर देन 1 विजिबल मेन एलिमेंट। उसका रीज़न, लॉजिकल रीज़न यही है कि क्योंकि हम सब कुछ मीनिंगफुल बना रहे हैं, तो मेन अगर हमने एक बार बना दिया तो दैट मीन्स ब्राउज़र को ये बात समझ आ गई कि ये जितना भी कंटेंट है वो मेन है, मेन कंटेंट ये है हमारा। इवन एससीओ को भी यही समझ में आएगा। अब अगर आपने 3 मेन डाल दिए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा मेन है इनमें से, तो आप वो नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। और जो मेन टैग होता है वो आप आर्टिकल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो, फुटर के भी अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो, हेडर के अंदर, नैव के अंदर, असाइड के अंदर, आप इन सब के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका वो पर्पस सॉल्व नहीं करता वहाँ पर, तो इसलिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो वहाँ पर। तो ये होता है बेसिकली मेन। अब मेन के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी रैप कर सकते हो इसके अंदर। आप मेन के अंदर आके यहाँ पे हेडिंग भी दे दो, हेडिंग फ्रॉम मेन, तो ये सब वैलिड है। आप इसके अंदर कुछ भी रैप करोगे वो चलेगा, बस इतना ही है कि एक ही मेन होगा एक पेज पे, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर वो एक से ज़्यादा हो रहा है तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिकल एरर देगा, ठीक है। तो अब जैसे सेक्शन है, आर्टिकल है, वैसे एक और होता है असाइड बोलते हैं इसको। असाइड मतलब मैं अगर उस इमेज पे वापस जाऊं तो आप देखोगे साइड में एक चीज़ आ रही है ना, ये असाइड। तो बेसिकली टिपिकली इसके अंदर जो रखे जाने वाली चीज़ होती है वो होती है इनडायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट जो आपके मेन के अंदर पड़ा है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि आप एक ब्लॉग देख रहे हो, तो ब्लॉग पे आपने एक पोस्ट खोला और उस पोस्ट के जो रिलेटेड पोस्ट है वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मेजरली यूज़ किया जाता है। बाकी आप इस पर कुछ भी डाल सकते हो, आपकी है, चाहे ऐड चलानी है, चाहे कोई न्यूज़लेटर देना है, वो आप इस पर डाल सकते हो। बट जो मेजरली यूज़ करा जाता है वो रिलेटेड कुछ सराउंडिंग कंटेंट टाइप का किया जाता है कि अगर मैं ब्लॉग पढ़ रहा हूँ तो उस ब्लॉग से जितने रिलेटेड ब्लॉग्स हैं वो असाइड के अंदर डिस्प्ले होते हैं सारे। तो वो कुछ इस तरीके से आप असाइड का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी आप अगेन कोई पी टैग लिख सकते हो या कोई भी और HTML का टैग है, UL है, OL है, वो सब आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन आप वो सारे टैग्स इनके अंदर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये होते हैं कुछ बेसिक HTML टैग्स जो हम सिमेंटिक के अंदर यूज़ करते हैं। तो एक और टैग है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, जिसको डिटेल्स बोलते हैं। अब ये डिटेल्स क्या करता है? डिटेल्स बेसिकली अगर मैं इसमें कुछ अभी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको एक कोलैप्स बना दिया। कोलैप्स बना दिया, मैंने इस पर क्लिक किया तो जो भी मैंने इसके अंदर लिखा था वो सब मेरे को उसके नीचे दिखने लग गया। जब मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये ऐसे दिखने लग गया मेरे को, एक कोलैप्स जैसा बन गया। बट यहाँ पे खाली डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है, ये तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं, ये आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने वो डिफ़ाइन नहीं किया। अब डिफ़ाइन करने के लिए एक और इसके अंदर टैग होता है जिसको हम कहते हैं समरी। अब ये समरी वो चीज़ होती है जो आपके यहाँ पर दिखती है बेसिकली। वो क्यों दिखते हैं यहाँ पे? आप अगर आपने पहले कभी एक ऑडियन देखा है या कोलैप्स देखा है तो उसका मेन लॉजिक होता है कि एक हेडिंग होती है, उस हेडिंग पे आप क्लिक करते हो, देन उसके रिलेशन में कुछ कंटेंट होता है वो आपको दिखता है। तो मैंने समरी लिखी, समरी में मैंने बोला दिस इज़ हेड, ठीक है। अगर मैंने ऐसा बोला तो आप देखोगे यहाँ पे एक टाइटल लिखा आ गया दिस इज़ हेड, और इसके क्लिक पे जब मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाता है, वापस से क्लिक करता हूँ तो बंद हो जाता है। तो ये मैं कितनी भी बार ऐसे कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक बारी और कॉपी कर दूँ तो ये 2 बारी बन जाएगा। ये देखो, तो ये कोलैप्स बन गया। तो ये भी इसका एक तरीका होता है डिटेल को यूज़ करने का, सिमेंटिक का। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे को आपको बतानी रह गई वो ये है कि जो हेडर की जो मैंने बात करी थी कि हेडर और फुटर, मैंने आपको बताया था कि वो वेब पेज का भी हो सकता है और सेक्शन का भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस हेडर को आप इस सेक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक हेडर लगा दूँ तो ये मैं बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं लेट्स से एक हेडिंग भी डाल देता हूँ H3 और यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग
फ्रॉम सेक्शन। तो जैसे हेडिंग में जैसे मैं हेडर डाल सकता हूँ वैसे ही मैं सेक्शन के अंदर फुटर भी डाल सकता हूँ, ये भी पूरी तरीके से वैलिड है। तो आप हेडर टैग को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो अपने पेज के अंदर, बट वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। आप सेक्शन के अंदर कर सकते हो या फिर आप वेब पेज के लिए कर सकते हो, दोनों वैलिड है। तो ऐसा नहीं है कि इस हेडर एक ही बार यूज़ होगा। अगर ये क्वेश्चन है, कोई पूछ रहा है कि हेडर कितनी बार यूज़ हो सकता है एक पेज पे, तो मल्टीपल टाइम हो सकता है, बट यूज़ केस अलग है। अगर सेक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो अलग, वो उस सेक्शन का हेडर है। अगर मैं बाहरी बॉडी में यूज़ कर रहा हूँ तो दैट मीन्स वो वेब पेज का हेडर है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, फुटर फ्रॉम सेक्शन ऐसा कर लेता हूँ। तो एक बार यहाँ पे मैं करता हूँ इंस्पेक्ट। तो ये था हमारा मेन पे हमने एक हेडिंग बनाई थी, देन उसके अंदर हमारा एक सेक्शन है। आप देखोगे सारे टैग उसके अंदर रैप हो रखे हैं। मैंने इसको ऑन किया, इसके ऊपर एक हेडर है जो कि सेक्शन का हेडर है। देन मैंने एक अलग से H2 लगा के रखा है। अब मैं इस H2 को भी यहाँ से हटा सकता हूँ अगर मुझे हटाना है, क्योंकि मैंने हेडर तो डाल ही दिया है। तो मैंने यहाँ पे मेन पे गया, मेन के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हेडर है, देन मेरा यहाँ पे एक पी टैग है, देन एक और सेक्शन है, एंड देन उसके बाद मेरा एक फुटर है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है। तो एक बार इसको W3C में भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है। देखो बिल्कुल वैलिड है, इसमें कुछ एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। मैं इस पर थोड़े से स्पेसेस डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। अभी ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये देखो, तो अभी शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि एक हमारा हेडर है जो कि वेब पेज का हेडर है, देन हमारे पास एक मेन है जिसके अंदर हमने पेज का मेन कंटेंट डाला है, उसमें मैंने एक हेडिंग रखी है, एक सेक्शन रखा है, उस सेक्शन का अपना एक हेड है, और उस सेक्शन के अंदर एक नेस्टेड सेक्शन है, और इस सेक्शन का अपना एक फुटर भी है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे आर्टिकल भी रखा है, और ये डिटेल्स भी रखे हैं, और ये असाइड भी रखा है। तो मैंने आपको इन सब टैग्स के बारे में बता ही दिया है, और आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आप चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में समझते हैं कि कैसे किया गया है सारा कुछ। तो मेरे पास एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट कोई डेमो वेबसाइट है, ये कोई एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, सिर्फ डेमो है। बट मैं यहाँ पे आपको आइडिया बताना चाहता हूँ कि कैसे बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे, मैं मोस्ट पॉपुलर पे एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे ऊपर एक सेक्शन डिफाइन हुआ है, उस सेक्शन के अंदर एक हेडिंग डिफाइन हो रखी है। तो इससे पता चलता है कि इस सेक्शन में एक हेडिंग है जो कि है ये मोस्ट पॉपुलर। तो और बाकी चीज़ें उसके अंदर यूज़ हो रही है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप सेक्शन के अंदर डिव भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे इन्होंने डिव लगा रखा है तो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं डिव को, बट बेटर ये होता है कि आप जितने ज़्यादा सिमेंटिक चीज़ें लगाओगे उतना बेटर होगा एसईओ के लिए भी और आपको समझने के लिए भी। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार इस लेटेस्ट न्यूज़ पे मैं एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये असाइड है, यही वो असाइड है जिसकी मैं आपकी यहाँ पे बात कर रहा था। ये जो ये राइट साइड में आपको दिख रहा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि राइट पे ही होगा, हो सकता है लेफ़्ट में भी हो, तो पोजिशनिंग चेंज हो सकती है। बट इसका जो मेन पर्पस है कि वो कुछ रिलेटेड कॉन्टेंट दिखाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है जो कि एक असाइड है, और असाइड के अंदर एक सेक्शन फिर से डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन आप असाइड के अंदर कर सकते हो, पूरी तरह वैलिड है। अगर आप देखोगे अगेन इसके अंदर एक हेडिंग दी है, जैसे मैंने बोला था कि एक मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए, तो सेक्शन के अंदर एक हेडिंग होनी चाहिए कि पता रहे वो क्या है। तो यहाँ पे बता दिया हमने कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है। एंड देन उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं। आर्टिकल्स मैंने बताया था कि कोई ब्लॉग पोस्ट के लिए या कोई फोरम के लिए हम यूज़ करते हैं, या कोई न्यूज़ स्टोरी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये उसी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हो रहा है, राइट। और उस आर्टिकल के अंदर भी कुछ डिव यूज़ हो रहे हैं, हेडिंग यूज़ हो रहा है, स्पैन यूज़ हो रहा है। तो आप इसको कर सकते हो, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है। तो अब इन्होंने यहाँ पे एक इमेज यूज़ करी है, तो मेरे को याद आया, मैं आपको एक और यहाँ पे टैग बताता हूँ कि इमेज को कैसे यूज़ करते हैं। तो एक और चीज़ होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम फिगर। अब फिगर क्या होता है, जैसे हम इमेज लगाते हैं, अब आपने इमेज वाले लेक्चर पे देखा था कि हम इमेज को कैसे यूज़ करते हैं, स्टाइल वगैरह करते हैं और वो सब करते हैं। तो उसी तरीके से हम जो इमेज होता है अपना, उसको हम लगा देते हैं
फिगर के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ बदला नहीं है। यहाँ पर भी हम अल्टरनेट टेक्स्ट दे रहे हैं और यहाँ पर भी हम इसकी विड्थ देंगे जो भी हमें देनी होगी और इसको हम क्लोज भी कर देंगे। तो विड्थ अगर मान लो मेरी 100% है तो मैं ऐसे दे दूंगा। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था विदाउट फिगर, बस हमने इसको फिगर में रैप कर दिया ताकि हम मीनिंगफुल बता सके कि ये कुछ इमेज है या फिर कोई इलस्ट्रेशन है या डायग्राम है या कोई फ़ोटो है किसी तरीके की, तो वो हम बता सके उसके लिए हम इसको फिगर के अंदर रैप कर देते हैं। तो इसी के साथ एक और टैग आता है जिसको कहते हैं फिग कैप्शन। अब फिग कैप्शन का मतलब ये है कि जो आपने इमेज प्रोवाइड करी है उसका आप कैप्शन यहाँ पे लगा सकते हो। दिस इज़ अ कैप्शन, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो एक इमेज ढूंढ लेते हैं फटाफट से, पिक्सेल्स पे चले जाते हैं फटाफट, इसको बंद कर लेते हैं। पिक्सेल्स पे गए तो यहाँ पे मैंने इमेज ली कोई सी भी, और ये तो वीडियो है, तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं जाके अगर अपना HTML देखता हूँ तो आप देखोगे सेम तरीके से रेंडर हो गई, जैसे हमने पहले लगाई थी वैसे ही रेंडर हो गई है बिल्कुल। और यहाँ पे नीचे देखोगे आप, इसके नीचे कैप्शन और ऐड हो गया है। तो बस ये फ़र्क होता है फिगर का और नॉर्मल इमेज को ऐड करने का। फिगर के अंदर जब आप उसको रैप कर देते हो तो वो थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है, ब्राउज़र को और स्क्रीन रीडर्स को और SEO को ये समझ आता है कि ये फिगर एक इमेज है कोई, या कोई इलस्ट्रेशन है या कोई फ़ोटो है, तो उसको ये समझ में आएगा। और फिग कैप्शन उसी का एक अंदर यूज़ करने वाला टैग है जिसमें हम उस इमेज का कैप्शन लिख देते हैं कि ये क्या इमेज है। हो सकता है ये कोई कॉपीराइटेड इमेज हो जिसमें हम यहाँ पे एट्रीब्यूट मेंशन कर रहे हैं कि ये इस वेबसाइट से ली हुई इमेज है और ये कॉपीराइट कंटेंट है, हमने इस सोर्स से उठाई है, तो वो ऐसा कुछ लिखना है तो वो कैप्शन के अंदर आप लिख दोगे। तो ये भी रीडेबिलिटी को बढ़ा देगा और बाकी सारी चीज़ों को कर देगा जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये होते हैं सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स HTML के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि HTML के अंदर सिमेंटिक एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, हेडर्स को कैसे यूज़ करते हैं, फुटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, मेन क्या होता है, सेक्शन क्या होते हैं, उसके अंदर हम हेडर्स यूज़ कर सकते हैं, फुटर यूज़ कर सकते हैं, असाइड्स के अंदर भी हम सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल के अंदर भी हम सेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो। हेडिंग्स की जो वैलिडेशंस मैंने आपको बताई W3C की, आई होप वो आपको समझ में आ गई होगी और आप आज से ही उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो फ्रंट एंड को मास्टर करना चाहता है फ्रॉम बिगिनर से एडवांस लेवल तक, तो उनके साथ ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें क्योंकि इस चैनल में बहुत कुछ है उन लोगों के लिए सीखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।